जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग अलग अलग टॉपिक से मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम में जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इन सब में पूछे जा सकने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के सवालों को हमने अपने रेलवे बैच में कराया है। जो लोग रेलवे बैच अच्छे से पढ़े हैं उनको ये सवाल आराम से बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आज का पहला सवाल देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपये है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है जिससे उसे 22% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें दिया क्या क्या गया है ये पहले देखते हैं। यहाँ पे हमको डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पर दिया गया है एमपी यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, डिस्काउंट परसेंट और लाभ यानी प्रॉफिट, इन सब में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? जो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, ये रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा। सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है दोस्तों, ये होता है 100 माइनस डी, ठीक है, 100 माइनस डी, डी यानी डिस्काउंट, और डिवाइड बाई 100 प्लस पी। ये आपका रिलेशन होता है। इस रिलेशन को नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। अब आइए इसी रिलेशन में हमको मिल जाएगा सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे सीपी नहीं पता है, पहले इसको देखिए। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा? सीपी डिवाइड बाई यहाँ पर एमपी, है ना। कितना होगा? 100 माइनस डी यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? 39। 100 माइनस 39 करेंगे कितना आएगा? 61 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे? 42% का, सॉरी 22% का। तो 100 प्लस 22 यानी 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 122 हो गया। देखिए ये सीधा सीधा इसका डबल है, 61 का डबल 122 होता है, ठीक है। तो ये एक बार में गया और ये आपका 2 बार में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी चीज़ें? अब सुनिए, यहाँ पे अंकित मूल्य बोला है 492 रुपये। अंकित मूल्य यानी एमपी, एमपी का रेशियो कितना है? 2। तो इसी 2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 492 रुपये दिया गया है कि नहीं? आपको चाहिए क्या? वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 2 की वैल्यू अगर 492 है तो कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका आधा हो जाएगा। 492 का आधा हो जाएगा 246, ठीक है। तो 246 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इस सवाल को लगा लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, उनको आप लोग आराम से लगा सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है ना। आ जाइए देखिएगा यहाँ पे, ये रहा अगला सवाल। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के यानी कि सेम डायमेंशंस के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? साफ साफ यहाँ पे हमको ये पता है कि भाई 5 पाइप अगर भर रहे हैं तो 80 मिनट लग रहा है एक ही टंकी को भरने में, मतलब कैपेसिटी वही है, ठीक है। अब उसी टंकी को अगर 8 पाइप मिलकर भरें तो 80 मिनट से कम ही लगेगा, ठीक है, 80 मिनट से कम ही लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितना समय लगेगा। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका ये है, MDH फार्मूला, ठीक है। काम करने वाले कितने हैं, कितने मिनट में या कितने घंटे में काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, बस इतना ही आपको देखना है। तो इक्वल काम कर रहे हैं यानी कि एक ही टंकी को भर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि भाई 5 पाइप हैं, 80 मिनट में भर देते हैं। तो 80 मिनट में कितना भरेंगे? देख लीजिए, 5 गुणे 80, ठीक है। तो M1 D1 हो गया, ये इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा। M2 मतलब अब की बार 8 पाइप काम कर रहे हैं, तो 8 पाइप काम कर रहे हैं, कितने मिनट में भरेंगे ये आपका टाइम हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा T2, ठीक है। ये हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। 8 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया सीधे सीधे 50 मिनट इज़ द राइट आंसर, यानी कि टाइम जब 8 पाइप भरेंगे तो 50 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत सारे सवाल इसमें करवाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों हम आपसे ये कहें कि इस सवाल को आप बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल ही ऐसा सेट किया गया है कि आप इसको बिना पेन उठाए इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बस समझिए कॉन्सेप्ट कि कैसे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। सीपी से 34% बढ़ा दिया और छाप दिया उस पर।
उसकी बिक्री पर 34% की छूट प्रदान करता है। अब बढ़ा के तो लिख दिया उस पर, और बेचते समय 34% की अब छूट भी दे रहा है, ठीक है। तो होने वाला कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि भाई पहले कॉस्ट प्राइस जो भी था उसमें वो 34% बढ़ा के और अंकित कर दिया, यानी कि मार्क कर दिया। तो मार्क प्राइस हो गई। क्या किया, पहले 34% वो बढ़ाया, 34% बढ़ाया कॉस्ट प्राइस से। फिर क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने का दे दिया, यहाँ पे 34% का डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट दे के 34% का और सेल कर दिया, यानी कि ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब है क्या कि एक बार वस्तु का प्राइस बढ़ा, फिर यहाँ पर घटा, ठीक है, लेकिन जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, यानी कि ये परसेंटेज, घटने बढ़ने का जो परसेंटेज वैल्यू है वो इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो अगर घटने बढ़ने का परसेंटेज वैल्यू एक जगह बढ़े एक जगह घटे, तो घटने बढ़ने का परसेंटेज वैल्यू अगर इक्वल होता है तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ कमी होती है, और सीपी से एसपी तक जाने में अगर कमी होगी तो वो लॉस में कहलाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे लॉस होगा, यानी कमी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक जगह प्रॉफिट एक जगह बढ़ रहा हो और एक जगह घट रहा हो, लेकिन परसेंटेज वैल्यू दोनों की बराबर हो, तो हमेशा क्या होता है, कमी होती है। शुरू से लास्ट तक में कमी हो जाती है, चाहे ये माइनस यहाँ रहे चाहे ये प्लस यहाँ वाला रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल जो होता है वो कमी ही होता है। और सीपी से एसपी में कमी का मतलब लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हो जाएगा, सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रखिएगा इस सिचुएशन के लिए, क्या कि एक बार बढ़े एक बार घटे, लेकिन परसेंटेज वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इतने का कमी हो जाता है, यानी इतने का लॉस हो जाता है। एक्स मतलब इनमें से किसी एक वैल्यू को ले लीजिए, 34। तो 34 का सीधे सीधे हमको यहाँ पर करना है स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 100, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1156, है ना, 1100 यहाँ पर 56 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएगा। इतने परसेंट का लॉस होने वाला है, तो इतने परसेंट का लॉस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू अलग अलग दी रहती तो हम लोग क्या करते, तब हम लोग यहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते, ठीक है, ए बी फार्मूला लगा देते। कैसे लगाते हैं ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला ये कहता है कि जब यहाँ पे सक्सेसिव काम हो रहा हो, एक बार घटे या एक बार बढ़े, फिर दोनों जगह घट रहा हो या फिर दोनों जगह बढ़ रहा हो, तो ऐसे को हम लोग सक्सेसिव कहते हैं। तो सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव में डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कमी हो रही होगी तो उस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, अगर बढ़ रहा होगा तो उस वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे, और बाकी इस फार्मूले में रख देंगे। ये भी जो आया है इसी फार्मूले से ही आया है, ठीक है। बस आगे चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रखा है, 7 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 7 का जो एवरेज दिया गया है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 7 का एवरेज कितना दिया गया है, 45 के बराबर। अब कह रहा है कि उन 7 संख्याओं में, यानी सभी संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रत्येक संख्या में, यानी हर एक संख्या में कुछ भी घटाया जाए या कुछ भी बढ़ाया जाए या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए या फिर कुछ भी डिवाइड किया जाए, तो वही वैल्यू औसत के साथ भी जुड़ घट जाता है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हर एक संख्या में 4 घट रहा है तो औसत में भी 4 घट जाएगा। तो हमारा औसत पहले कितना था, 45 था, तो अभी कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या में 4 घट रहा है तो यहाँ पर भी औसत में 4 घट जाएगा। 45 माइनस 4 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए इस सवाल को देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। पी और क्यू ने एक व्यवसाय 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट होता है, जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना वो निवेश कर रहे हैं और मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम, ठीक है, इसके होता है। हमको यहाँ पे क्या दिया है, निवेश का अनुपात दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है।
फिर यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट का भी रेशियो दिया गया है पी और क्यू का, है ना। समय चाहिए हमको, ठीक है। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली थी, यानी क्यू ने 6 महीने तक अपना पैसा लगा के रखा था उस निवेश में, उस इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, यानी पी ने अपना पैसा कितने समय तक लगाए रखा, ठीक है। देखिए हमको टाइम चाहिए यहाँ से, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ से, टाइम हो जाएगा आई इधर आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट डिवाइड बाय यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना। तो पहले यहाँ पे पी और क्यू लिख लीजिए, तो पी और क्यू का पहले प्रॉफिट लिखिए, है ना। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो 25 और 26 है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया यहाँ पे 26, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है दोनों का, लगाया कितना था पैसा यहाँ पे 5 और यहाँ पर ये 13 यूनिट, है ना। अब हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या होता है, पी डिवाइड बाई आई, यानी प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। तो सीधे सीधे करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/5 यानी कि 5 और यहाँ पे 26/13 यानी कि 2। अब कह रहा है कि क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, मतलब कि क्यू ने 6 महीने तक में अपना जो भी इन्वेस्ट किया था उसको निकाल लिया, उतना मिल गया उसको, है ना। तो क्यू को कितने महीने में मिल जा रहा है, 2 महीने, 2 यूनिट में। इसी 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6 मंथ है। कितनी है, 6 मंथ है। तो 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी, मतलब यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 15 महीने हो जाएगी सीधे सीधे। तो 15 मंथ इस सवाल का सही आंसर होगा। पूछा ना इसमें पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, 15 महीने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, पहला केस अगर हम लोग ये ले लें, इसको नोट करके रखिएगा कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो इस केस में भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब एस और टी में उल्टा रिलेशन होगा, 1/t हो जाएगा ना। तो s और t का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स में होगा, यानी कि यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा रेशियो होगा, या फिर टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा रेशियो होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे 3-4 दिया है अगर रेशियो तो 4-3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बिनॉय और कैरो के द्वारा लगने वाला समय का, ये टाइम का रेशियो दिया है 15 और 16, उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, स्पीड का रेशियो निकालना है, बताइए। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो दोनों कितना कवर कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर ना, तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम हो गया, यानी कांस्टेंट हो चुका है डिस्टेंस। तो बस यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब टाइम का रेशियो 15-16 दिया है तो स्पीड का रेशियो 16-15 हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसमें पेन चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि टाइम कांस्टेंट हो जाए, है ना, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए 2 चीज़ों के लिए, तो स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने हो गए, मतलब स्पीड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा डिस्टेंस के, इस तरीके से। तीसरा चीज़ यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए कि भाई यहाँ पर दो मोटरसाइकिल चल रहे हैं या 2 कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, तो उनका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइम इधर आ जाएगा, है ना, तो आमने सामने हो जाए डिस्टेंस और टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस और टाइम का रेशियो यहाँ पे एक ही होगा। अब इस सवाल को करने का भी एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, बस देखते जाइए। 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का प्रॉफिट होता है। 2 यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, फिर भी दुकानदार को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अंकित मूल्य का यानी मार्क्ड प्राइस का वस्तु के कॉस्ट प्राइस से अनुपात कितना होगा, बहुत ध्यान से इसको समझिए, है ना। अब जो फॉर्मूला शुरू में हमने बताया था उससे नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई ये बताइए कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है,
यानी कि क्रय मूल्य कह लीजिए या फिर लागत मूल्य कह लीजिए। तो इस पर कुछ प्रॉफिट लेके और दुकानदार क्या करता है, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट लेके और बेच देता है, यानी कि सेल कर देता है ना। तो ये सेलिंग प्राइस बन जाती है। और अगर वही चीज़ एमपी है यानी मार्क्ड प्राइस है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे, क्रय मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है ना। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस जो होगा यानी अंकित मूल्य जो होगा उस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, यानी कि उतने में सेल कर देगा। तो एमपी से एसपी में अगर आना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, और सीपी से एसपी में अगर जाना है तो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। ठीक है, लॉस के केस में लॉस हो जाता है, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से। मतलब अगर हम यहाँ पे हमारी सीपी है, कुछ भी मान लीजिए कि हमारी सीपी यहाँ पर सीपी ही है, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो यहाँ पर कितने का 10% का प्रॉफिट दिया। तो ये बताइए एसपी कितना होगा। हम यहाँ पे एसपी दोनों का लिखने जा रहे हैं, दोनों केसेस में एसपी लिखने जा रहे हैं, और एसपी एक ही होगा, है ना। तो देखिए एसपी कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन में मतलब 10 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेचेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट दिया है। तो 10 के सामान को 1 के प्रॉफिट यानी 11/10 में बेचेगा। तो सीपी के 11/10 में बेच दिया, 11/10 में बेच दिया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब इधर से सेलिंग प्राइस निकालिए एमपी के साइड से। तो हमारा मार्क्ड प्राइस एमपी है। ठीक है, पहले क्या किया कि 15% का डिस्काउंट दिया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का 1/20, तो 15% के यानी 3 गुना हो रहा है, मतलब 3/20। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/20 हो गई। मतलब 20 के सामान को 3 के डिस्काउंट में दिया, तो 20 के सामान को 3 के डिस्काउंट में देगा, तो कितने में सामान हो जाएगा, 70 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक डिस्काउंट पे नहीं रुक रहा है, दो डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव दे रहा है। 12% देख लीजिए, 12% कितना होता है यहाँ पर ऐसा समझिए कि भाई 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25। तो 4 का 3 गुना है ये 12%, मतलब 3/25 हो जाएगा। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/25 के बराबर हो गई। मतलब 25 के सामान पे वो 3 का डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो अब इस पर भी 25 के सामान पे वो 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब 25 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 का पड़ा। अब ये इतने में बेच दिया और इधर ये इतने में विक्रय हो रहा है, दोनों तो विक्रय मूल्य ही है ना, बराबर कर दीजिए दोनों को, काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। क्या पूछा था आपको, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, है ना। तो देखिए 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 10 नीचे नीचे ये कट गया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एमपी से सीपी का रेशियो चाहिए, तो एमपी को उधर ही रहने दीजिए, तो एमपी को हम उधर ही रहने देंगे, सीपी को इधर ले आइए, तो ये हो गया सीपी इक्वल टू, इधर देखिए 25 नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी 25 हो गया, डिवाइड में 17 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब कि 25/17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने आसान तरीके से इस टाइप के सवालों को आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अभी आगे और चलेंगे और बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये टाइम एंड वर्क का है। मानवी और दर्शन मिलकर एक परियोजना कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर दर्शन चला गया। अन्य 20-24 दिनों बाद मानवी ने शेष परियोजना कार्य को पूरा किया। मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। मानवी और दर्शन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मानवी और यहाँ पर दर्शन, है ना, मानवी और दर्शन दोनों मिलकर एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगा रहे हैं, यहाँ पे 40 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। टोटल वर्क मान लीजिए कितना है यहाँ पे, इससे कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए, 80 ले लीजिए, नहीं तो 40 से ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 40 के बराबर है। इतना टोटल हमारा काम है। तो ये बताइए दोस्तों कि जब टोटल काम 40 है और ये 40 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब इनकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी 40/40 यानी इफ़िशियंसी 1 यूनिट हो गई कि नहीं। अब इसमें कह रहा है मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगे। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एक दिन में एक काम कर रहे हैं, मतलब 25 दिन में कितना काम कर लेंगे, टोटल 25 काम नहीं कर लेंगे। तो 25 दिन में 25 काम हो गया है। उसके बाद दर्शन चला जाता है। तो ये बताइए कि अब 40 काम थे,
40 काम में 25 काम हो चुका है 25 दिन के अंदर, तो बचा कितना काम होगा? रिमेनिंग काम यहाँ पर कितना है? रिमेनिंग यहाँ पर 15 काम है। 40 माइनस 25 करेंगे, 15 काम बचा है। इस 15 काम को कौन करेगा? शेष परियोजना कार्य को पूरा किया किसने? मानवी ने। मानवी ने पूरा किया कितने दिनों में? 24 दिनों में। काम कितना था यहाँ पे? 15 यूनिट काम। इस 15 यूनिट काम को कौन किया? मानवी ने। कितने दिनों में? 24 दिनों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए कि इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी। देखिए काम कितना था? 15 यूनिट। ठीक है, इस 15 यूनिट ये तो आपका काम हुआ यानी वर्क हुआ, तो वर्क डिवाइड बाई टाइम, यही तो होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए तो? इस 15 काम को 24 दिनों में मानवी कर रही है, तो डिवाइड बाई टाइम आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये इफ़िशियंसी आ गई, मतलब एक दिन में इतना ही काम मानवी करेगी, इतना ही काम मानवी करेगी। कह रहा है मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकती है, तो ये तो हुआ मानवी का इफ़िशियंसी। ये क्या हुआ? मानवी का इफ़िशियंसी आ गया। ठीक है, अकेले मानवी का आया है। अब बताइए टोटल काम कितना है यहाँ पे? 40 यूनिट है ना। टोटल काम कितना है? 40। उस प्रोजेक्ट में टोटल 40 काम है। इस 40 काम को मानवी अकेले कितने दिन में करेगी? तो वर्क डिवाइड बाई इफ़िशियंसी आपका टाइम आता है, तो बस टाइम यहाँ से निकल जाएगा। ये है वर्क डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितना है? 15/24, तो 15/24 तो नीचे रख दीजिए 15/24 हम ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब काट लीजिए, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 और ये 5 × 8 = 40 और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 8 × 8 यहाँ पर 64, मतलब कि मानवी अगर अकेले काम करती है तो 64 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे करना है? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न था। बहुत बढ़िया सवाल है तो सिंपल सा है। इसमें क्या बोला गया? धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 हो गई, वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए कितना बढ़ा है यहाँ पर? 145 से 174 हो गया। 145 से अगर 175 होता तो कितना बढ़ जाता? 30 बढ़ जाता। अभी कितना बढ़ा है? सिर्फ 29 बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये कम ही है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया, है ना। 29 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा है? कहाँ से बढ़ा है? शुरुआती कितना था? 145 था ना, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे 145 हो गई। अब इसको परसेंट में बदलना है क्योंकि वृद्धि प्रतिशत हमको निकालना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, 29 का ये जस्ट 5 गुना है भाई। 30 × 5 = 150 होता है, एक कम करेंगे तो इसमें 5 कम हो जाएगा, मतलब 145। तो 29 × 5 = 145। अब 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब कि सीधे सीधे 20%। हमारे सवाल का जो आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल दोस्तों बेहतरीन है, ये यूनिट डिजिट का सवाल है। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, ठीक है, इस रूल को याद रखिएगा, अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, इनमें से कोई अगर एक भी नंबर है इकाई के अंक में किसी भी संख्या के, ठीक है, तो उसके पावर में चाहे कुछ भी हो, उनका इकाई अंक नहीं बदलेगा। सीधी सी बात सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 361 है ना, और इसका पावर हम कुछ भी कर दें, चाहे यहाँ पे 1033 ही क्यों ना कर दें, कुछ भी कर दें, पावर यहाँ पे कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे एक ही रहने वाला है। ऐसे ही अगर यहाँ 5 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 6 हो, तो इकाई अंक में किसी संख्या के अगर 0, 1, 5, 6 होता है तो इसके पावर कुछ भी हो, इकाई अंक उसका नहीं बदलता है, सेम का सेम वही रहा है। देख लीजिए प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 to the power n माइनस 5 to the power n। बताइए यहाँ 6 है ना, मतलब इकाई अंक 6 है, इसके पावर में कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक, तो क्या इसका इकाई अंक बदलेगा? नहीं बदलेगा, 6 का 6 ही आएगा, क्योंकि 0, 1, 5, 6 के कैटेगरी में आता है। इनमें से अगर कोई भी नंबर होगा तो नहीं बदलने वाला इकाई का अंक, चाहे पावर कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए प्राकृत संख्या ही, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए 5 की पावर n है तो इसका भी इकाई अंक नहीं बदलेगा, क्योंकि ये 5 है, पावर कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी इकाई अंक 5 होगा। बस इकाई अंक घटा लीजिए, मतलब कितना आ जाएगा इकाई का अंक? 1 आ जाएगा,
बस आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। सॉरी ए नहीं, एक होगा ना तो मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम लोग। देखिएगा, ये सवाल इसी साल के पेपर में पूछा गया था। यदि 1092 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 52 सेकंड में पार करती है तो 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी बिंदु को या किसी आदमी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहला केस क्या हो गया कि अगर किसी पोल को पार करे, है ना, अगर किसी पोल को पार करे या फिर किसी आदमी को पार करे या फिर किसी पॉइंट को पार करे, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो कि ट्रेन की लंबाई के मुकाबले बहुत छोटी सी लंबाई है उसकी, अगर उसको कुछ पार कर रही हो ट्रेन तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। मतलब उसको पार करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर ही कवर करने वाली है। ठीक है, दूसरा केस इसमें ये बनता है कि अगर किसी सुरंग को, ठीक है, सुरंग मतलब यहाँ पर टनल को, किसी टनल को अगर पार कर रही है ट्रेन, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है या फिर किसी ब्रिज को पार कर रही है ना, किसी ब्रिज को पार कर रही है, तो अगर इनको पार कर रही है, अब चूंकि इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के मुकाबले हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनकी लंबाई होती है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस कवर होता है ट्रेन के द्वारा वो होता है, एक तो खुद ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी प्लस लेंथ ऑफ या तो टनल हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया या फिर ब्रिज हो गया, सपोज प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ठीक ना, तो अगर इनको पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा उसको। अब बताइए, यहाँ पे खंभे को पार कर रही है तो डिस्टेंस अपनी लंबाई के बराबर इतने सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 1092, है ना, डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 52 सेकंड का, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, काट दीजिए, तो 52 दूना 104, फिर बचा यहाँ पे 5 तो 52 एक कम 52, ये हो गया 21, मतलब 21 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड है ट्रेन की। अब कह रहा है 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। टाइम हमको निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब की बार कितना होगा बताइए भाई, डिस्टेंस जो है एक तो अपनी लंबाई क्या है यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई 1092 मीटर प्लस उसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसकी लंबाई यानी कि 294, तो यहाँ पे ये हो गया 294, है ना, 294 डिवाइड बाई स्पीड कितना है यहाँ पे 21 है, तो ये बताइए इसको बटे 21 करेंगे भाई, देखिए 1092 बटे 52 किए थे तो 21 आया था, मतलब अगर हम 1092 बटे 21 करेंगे तो 52 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 52 आ गया, है ना। वैसे भी इसको पार करने में लगा समय 52 सेकंड था, ठीक है, 1092 मीटर को पार करने में लगा समय 52 सेकंड था, प्लस यहाँ पे 294 बटे 21 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 एक कम 21, फिर बचा यहाँ पे 8, तो 21 चौके 84, 14 और आ जाएगा, तो 92 और 14 मतलब कि 4 2 6 मतलब कि 66 सेकंड का समय लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात अच्छे से, 66, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ये सवाल देखिए, बड़ा सिंपल सही सवाल है ना। इसमें क्या कह रहा है, टेरी रोज़ाना 1700 ml दूध का सेवन करते हैं, ठीक है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध पिएगी। 5 सप्ताह मतलब टोटल कितना दिन हो गया, 1 सप्ताह 7 दिन का, तो 5 सप्ताह 7 35 दिन, ठीक है। पूछ रहा है 35 दिन में कितना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। एक दिन में 1700 ml, मतलब 1700 ml का मतलब कितना हो, 1.7 लीटर, है ना, 1.7 लीटर पूरा एकदम टैंकर हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक दिन में तो इतना लीटर हो गया, तो मतलब टोटल 35 दिन में कितना लीटर हो जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस 35 का मतलब क्या है, 35 का मतलब है 7 गुणे 5, यानी कि जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो देख लीजिए इसमें 7 से कटने वाला कौन नंबर है, 7 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं आंसर होगा। 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, तो 7 8 56, 2 बचा 25 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा 7 से,
बस एक ही ऑप्शन बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं देखिए ना, 7 8 56 बचा 3 तो 35 हो गया, 7 5 35 कट जाएगा ये 7 से, मतलब यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आएगा। वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा। आंसर इतना ही होगा, इतने लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए एक आध सवाल और करते हैं महत्वपूर्ण। देखिए इस सवाल को, परसेंटेज का ये बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है। किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा, क्या होगा, जो अस्थमा से पीड़ित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई यदि किसी आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, टोटल आबादी हम लोग मान लेते हैं कि 100 आबादी है। ठीक है, इस 100 आबादी में जो अस्थमा से प्रभावित है वो कितने हैं, 20%, यानी कि 100 का 20% 20 आएगा, यानी कि 100 यूनिट में 20 यूनिट लोग, मतलब 20 लोग समझ लीजिए कि अस्थमा से प्रभावित है। अब इस अस्थमा से प्रभावित लोगों में 90% अस्थमा के रोगी कितने हैं, 20 हैं, है ना। तो इन 20 रोगियों में से जो 90% है वो आटा मिल में काम करते थे। तो 20 का 90% निकालिए, 20 का 90% कितना आएगा, 20 का 90% यानी होता है 9/10। ठीक है, 9/10, 0 0 कट गए, 9 दूना 18 आ गया। मतलब 20 में से 18 लोग जो हैं ये आटा मिल में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आटा मिल में काम करते हैं, 18 लोग। फिर कह रहा है यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था। ठीक है, तो आटा मिल में काम करने वाले अगर देखा जाए तो 18 लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर देखा जाए तो कुल आबादी हमारी कितनी है, कुल आबादी कितने हैं यहाँ पर, कुल आबादी 100 है। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 लोग, है ना। 30 लोग जो हैं टोटल यहाँ पे आटा मिल में काम कर रहे थे, जिसमें से अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं वो आटा मिल में काम करने वाले 18 हैं। तो इसमें कह रहा है कि आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं। ठीक है, ये बताइए अस्थमा वाले कितने लोग आटा मिल में काम कर रहे हैं, 18 लोग। और आटा मिल में टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं भाई, 30 लोग काम कर रहे हैं ना, 30 यूनिट। ठीक है, तो बटे 30 हो जाएगा, ये टोटल हो गया। बस परसेंटेज ही तो निकालना है, डिवाइड बाय परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, कट गया, देख लीजिए 60% आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 10 छक्के यहाँ पर 60 लोग। तो 60% है ना, 60% लोग यहाँ पर काम कर रहे थे जो अस्थमा से पीड़ित थे। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को हम इस सवाल में किए हैं, इस क्लास में किए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर मार दीजिएगा, है ना। बेल आइकन चाप दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली क्लासेस होती हैं शाम के 6 बजे, जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग फिलहाल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।